बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान खुद जैविक खाद तैयार करने के लिए ले सकते हैं अनुदान। पलामू के मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य विपणन योजना और गर्मा पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सब्याय कैबेज। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है जैविक खाद जीवामृत तैयार करने की इकाई स्थापित करना। इसकी योजना लागत 24,000 रुपये है। दूसरा है कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई की स्थापना करना। इसकी योजना लागत 10,000 रुपये है। इन दोनों योजनाओं के लिए 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पलामू जिला के मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य विपणन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 3 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मछली परिवहन के लिए 60% अनुदान पर ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। दूसरा है 90% अनुदान पर स्टॉल या ठेला ले सकते हैं, जबकि मछली बिक्री के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद पर 95% अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। पलामू जिला के शहरी मछली विक्रेता इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 9 जनवरी 2019 तक आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई, यदि आप फल बाग लगाए हुए हैं तो उससे बेहतर उत्पादन लेने के लिए उसकी नियमित सफाई करते रहें। इससे बाग के वृक्षों में रोग और कीट व्याधि लगने का खतरा कम रहेगा। इसके लिए बगीचे में उगने वाले घास पात और झाड़ियों को काटकर साफ करते रहें। बाग में यदि कटे और छीले हुए घास भी रहे तो बारिश होते ही ये फिर से पनपने लगते हैं। इसके अलावा कृषि अपशिष्टों सहित झाड़ी, जंगल या कूड़ा करकट रहे तो उसमें पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लगने लगते हैं, जो फल बाग, पेड़ और उपज को क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए बगीचे के पेड़ और मिट्टी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से सफाई करते रहना चाहिए। किसान भाई, फल बागों की सफाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर जितने कीट व्याधि हैं, रोग हैं, सारे जो है वो अगर देखा जाए तो वहीं पे छिपे पड़े रहते हैं। जो जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होता है वो फल पौधों में उसका आक्रमण हो जाता है और उससे पौधा हमारा जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त होता है, फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। तो उसको नियमित रूप से सफाई भी करनी चाहिए और जिस समय फल लेना है उसके पूर्व तो उसकी बिल्कुल पूरी सफाई हो ताकि कीट और व्याधि उसमें कम आए। किसान भाई, आप यदि पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च तक बुआई कर सकते हैं। गर्मा पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सब्याय कैबेज लगाएं। गर्मा पत्ता गोभी की बुआई में 800 से 900 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ग्रीष्मकालीन पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सब्याय कैबेज लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अगर पॉली हाउस में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पौधों को पानी पटाने के लिए झरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रो ट्रे में लगे बिचड़ों के पटवन के लिए भी एक कारगर उपकरण माना जाता है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई से 1 सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। इससे लत्तेदार सब्जी फसल कीटों के प्रकोप से मुक्त रहेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम तुरंत हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ किसान भाई बहन, हमें पता है कि आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी पशुपालन करने वाले किसान भाई बहनों के लिए। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जाड़े के मौसम में दूधारू पशुओं का चारा प्रबंधन हम कैसे करें। तो आइए देखते हैं, लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं के चारे के प्रबंधन के बारे में। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हर प्लांडू के विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जाड़े के मौसम में चारा प्रबंधन क्यों आवश्यक है और क्यों हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए। किसान भाइयों, खास करके जैसी चर्चा चल रही है तो चारा का प्रबंधन तो आपको सालों भर करना आवश्यक होता है, लेकिन खास करके अगर हम ठंड के मौसम की बात करें तो इसमें चूंकि मौसम विपरीत होता है और इस समय में आपको अगर पशुओं का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता है तो आपको उसमें अन्य बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं। और ख़ास करके ठंड के मौसम में आपको संतुलित आहार जो है वो देना अनिवार्य हो जाता है पशुओं को। खास करके दुधारू अगर पशुएं दूध दे रही हैं तो उनका दूध का पैदावार भी कम हो जाता है। तो ऐसे समय में किसान भाइयों आपको चारे का प्रबंधन जो है खास करके ठंड के मौसम में आपको बहुत अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता जो है वो होती है। चारा प्रबंधन करते समय किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वो चारा का प्रबंधन कर सके और आगे इनके लिए काम आए। किसान भाइयों, खास करके जब हम पशुओं में और हम आय दुगुनी करने की बात करते हैं किसान भाइयों, तो उसके लिए निश्चित तौर पे आपको जो चारे का प्रबंधन जो है, जैसे मैंने कहा कि सालों भर करने की आवश्यकता होती है। खास करके आप देखें किसान भाइयों कि आप लोग जो पशुओं को पालते हैं तो चारा का प्रबंधन सही नहीं करते हैं तो आपको चाहे कोई भी दुधारू पशु हैं या कोई भी पशु हैं तो उसमें आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। खास करके जैसे हम चारा प्रबंधन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसमें हर तरह का भोजन, उसमें खाद्यान्न भोजन भी, और ख़ास करके उसमें जो हम रफेज में जैसे हम सब गेहूं का हो गया या धान के भी हमारे पास किसान भाइयों के पास बोआल, और इसके साथ साथ अगर आप हरे चारा का भी प्रबंधन करते हैं और जो अनाजीय कंसंट्रेट की मैंने बात किया वो भी करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पशुओं का अच्छा रहेगा और आपको सही मुनाफा मिलेगा। अगर हम चारे की बात करें किसान भाइयों तो खास करके आपके लिए सबसे अच्छे ढंग से उपलब्धता की हम बात करें तो मक्का का चारा। तो मक्का का चारा जो होता है वो आपको, जैसे वो हम खरीफ में भी लगाते हैं, रबी में भी लगाते हैं, तो खासकर किसान भाइयों आपको यह आदत डालनी पड़ेगी कि मवेशियों के लिए हमें चारा भी
उत्पादन करना है अपने अन्य अनाजीय दलहनी तिलहनी फसलों के साथ। तो यह प्रश्न ये उठता है कि आप अपने चारा की फसलें आप तो निश्चित तौर पे जो आपके पास 1 नंबर की खेत है उसमें आप खाद्यान्न का उत्पादन करें। जो आपके 2 या 3 नंबर है टार क्षेत्र की भूमि है तो वहाँ पे आप जरूर जो उपयुक्त हमारी चारा की फसलें हैं उसको करें। खासकर जैसे मैंने कहा मक्का की बात करी तो मक्का बहुत ही बढ़िया आपकी सुपाच्य होती है, अधिक पौष्टिक वाली होती है, मुलायम होती है और पशुएं बहुत इसको स्वाद लेके खाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका हम किसान भाइयों हम साइलेज भी बना सकते हैं। साइलेज का एक प्रिजर्व हमारा एक फॉडर हुआ जो हम जब जैसे हमारे पास जब ग्रीन अवेलेबिलिटी नहीं होती है जैसे खासकर ग्रीष्मकालीन ऋतु में तो उसमें हम इसके साइलेज जो हम मक्का की बनाते हैं तो वो हम अपने पशुओं को दे सकते हैं जो कि पौष्टिक आहार होती है। और अन्य हम चारे की बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे तो आपकी ज्वार है, बाजरा है, नेपियर ग्रास है, हाइब्रिड नेपियर ग्रास है या लोबिया है। तो इन सभी फसलों का समायोजन करके अगर आप अपने खेतों में इसको अगर आप उपज करते हैं तो आपके पशुओं को भी यह चारा जो है उपलब्ध हो पाएगा। और इसमें बहुत अच्छी जो है आपकी जो मैंने चारे की बात करी तो उससे आप अपने पशुओं का जो संतुलित आहार हम कहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं और आप अच्छी आमदनी उससे प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये हमारे किसान भाइयों को बताएं कि चारे का उत्पादन हमारे किसान भाई कहाँ पर करें, कैसे खेतों पर करें? किसान भाइयों खास करके जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है किसान भाइयों आपकी कि आप खाद्यान्न फसलों की उत्पादन आप अच्छे 1 नंबर की जो हमारी खेत होती है उसमें आप करते हैं। तो जैसे कि चारा की जो उत्पादन है आप 2 से 3 नंबर की जो आपके खेत हैं तो जो जैसे टार भूमि की क्षेत्र है तो वहाँ पे आप इसको जहाँ अगर सिंचित व्यवस्था हो तो इसमें क्या होती है चारा में क्या होती है कि एक तो सीजनल 1 वर्षीय भी होती है और बहुवर्षीय भी होती है। तो आप इसमें जैसे बात करें बहुवर्षीय पौधों में चारा की में तो उसमें क्या है कि आपकी हाइब्रिड नेपियर ग्रास आ जाती है, आपकी गुना घास आ जाती है, आपकी पारा ग्रास आ जाती है या फिर स्टाइलो ग्रास आ जाती है। तो यह बहुवर्षीय है। खास करके जो हम हाइब्रिड नेपियर की बात किया तो हाइब्रिड नेपियर भी आपके पास ये सुविधा हो जाती है कि आप एक बार इसको लगाते हैं तो ये आपकी 2 से 3 सालों तक आप उस खेतों से जो मैंने कहा कि आपकी टार क्षेत्र भी है तो उसमें भी आप लगाएं। और यह अगर आपकी सिंचाई की व्यवस्था हो तो आप जब भी कटाई करते हैं तो कटाई के बाद फिर उसमें आप यूरिया का छिड़काव करके और फिर आप 1 वर्ष में 5 से 6 कटिंग आप ले सकते हैं। और खुद जैसे हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में भी जैसे कि हमारी जैसी फ्लावरिंग आती है तो फ्लावरिंग से पहले इसको हम 60 से 70 दिन में हम काट लेते हैं। और यह भी बहुत हमारे लिए अच्छा है। ये भी जैसे टार क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है ज्वार की खेती। और जैसे हम बाजरा की बात करें तो बाजरा भी बहुत ही अच्छी हमारी चारा की फसल है किसान भाइयों। तो बाजरा भी क्या है कि आप इसको अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत कम समय में 50 से 55 दिन में भी आपको पहली कटाई दे देगी। और बाजरा की जैसे आप चारे के लिए कर रहे होते हैं तो आप यह करें कि फ्लावरिंग से पहले इसको आप ज़रूर काट लें, क्योंकि जब हम इसकी फ्लावरिंग आ जाती है बाजरा में तो उसके बाद इसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। और ख़ास करके जैसे मैंने नेपियर ग्रास की बात करी तो नेपियर भी बहुत अच्छी ग्रास है। इसको हम एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। इसकी बढ़वार बहुत तेज़ होती है और यह जो है आपको इसकी जो कटिंग होती है वो भी आप साल में 5 से 6 ले सकते हैं। वहीं आप एक संकर किस्म की जो आई हुई है जो अभी मैंने आपको हाइब्रिड नेपियर ग्रास, यह जो है वो आपके नेपियर और बाजरा को क्रॉस करके बनाई गई है खास करके चारा के लिए ही। तो अगर यह अपने आप किसान भाइयों अपने खेतों में आप अगर इसको करते हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि चार क्षेत्र में भी कर सकते हैं तो वहाँ आपको उपज कम मिलेगा। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो आपको तो यह क्या कि इन सभी तरह से अगर आप चारे का प्रबंधन करते हैं तो आप वर्षीय और बहुवर्षीय चारा का अगर आप समायोजन अपने खेतों में करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है इसकी जो पशुओं का जो दूध उत्पादन हुआ या आपका इसकी स्वास्थ्य भी, या आप जैसे हम सब अभी तो पशुओं से भी गोबर भी लेते हैं, उसके वर्मी कंपोस्ट और खाद तैयार करते हैं। तो निश्चित तौर पर और ख़ास करके जब हम चारा प्रबंधन की बात करते हैं किसान भाइयों तो आप इसमें विशेष ख्याल रखें कि इन चारों के साथ इन जो चारा फसलों के नाम बताए उसमें आप दलहनी फसलों का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि लोबिया। तो उसमें क्या है मक्के के साथ आप लोबिया को भी लगाएं। तो इस तरह से क्या है, या अन्य फसलों ज्वार है तो उसके साथ आप लोबिया को लगाएं, ताकि क्या है कि जो आपकी दलहनी की जो उसकी गुणवत्ता है चारा की तो वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर चारा का अगर आप समुचित प्रबंधन करें किसान भाइयों तो आप वर्षों भर आप चारा का आपके खेतों में उपलब्ध होगा। और दूसरी बात क्या जो मैंने कहा साइलेज का तैयारी करना, तो साइलेज भी तैयार करके आप हरी जो आपकी चारा है इसको आप जो ऑफ सीजन हमारी होती है खासकर गर्मियों के मौसम में, तो आप उस समय भी इस चारे का इस्तेमाल करके अपने पशुओं का जो है आहार संतुलित आप रख सकते हैं, उसमें इसकी अहम भूमिका हो जाती है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी हरे चारे के प्रबंधन के बारे में।
हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए तकनीक को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक चारा का प्रबंधन करके मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों जोहार। कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, कई जानकारियाँ और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं। लेते हैं एक छोटा सा विराम और दिखाते हैं आपको संदेश। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। दूसरी जानकारी फल, साग, सब्जियों से संबंधित है। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जाड़े के मौसम में बैंगन के रख रखाव के बारे में, प्रबंधन के बारे में। तो आइए देखते हैं बैंगन फसल के बारे में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बैगन फसल में लगने वाले कीट एवं उसके प्रबंधन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हार प्लांडू के विशेषज्ञ धनंजय कुमार। पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बैगन फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं। किसान भाइयों, बैगन में जो है मुख्य रूप से जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है बैगन फसल का, वह तना एवं फल छेदक कीट है। उसके अलावा जो है थ्रिप्स है, माइट है, हॉपर है, एफिड है और सफ़ेद मक्खी है। ये जो मुख्य है जो कि जिसमें कि आपको नुकसान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपको नुकसान जो है तना छेदक एवं फल छेदक कीट से होता है। भी आपने बताया कि प्रमुख कीटों का प्रकोप होता है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि इस बैगन की फसल में इन कीटों का प्रकोप हो चुका है और उसका बचाव कैसे करेंगे? किसान भाइयों, पहले तो हम बात करेंगे कि जैसे कि हम नियंत्रण या बचाव की जब बात करते हैं तो प्रबंधन की बात करें कि कम से कम कीट हमारा, अगर हम किस तरह से बैगन के फसल को प्रबंध करें शुरुआत से, बीज लगाने के बाद से, कि जिससे कि कम से कम कीट हो और अगर कीट आवे तब हमको उसके नियंत्रण के बारे में सोचना पड़े। तो होता क्या है कि जब आप बैगन लगा रहे हैं तो जब बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो आप बिचड़ा तैयार करने के समय से ही उसका प्रबंधन पर ध्यान दें। जैसे कि अगर आप जहाँ भी बिचड़ा लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है, चाहे तो आपके पास अगर प्लास्टिक का घर है, पॉली हाउस है, तो उसमें प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा तैयार करें। अगर आपके पास नहीं है तो जहाँ भी आप खुले खेत में अगर बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है नायलॉन का मच्छरदानी जो सफ़ेद रंग का आता है, उससे जो बिचड़ा को अगर ढक करके करते हैं तो उससे क्या होगा कि 25 से 30 दिनों तक जो है कोई भी कीट का आक्रमण जो है हमारे पौधे पर नहीं पड़ेगा। जब बिचड़ा हमारा स्वस्थ रहेगा तो जो पौधा का रोपाई होगा तो वहाँ पर भी जो है हमारा जो है कीट वहाँ से नहीं आएगा। होता क्या है कि जब हम बिचड़ा में ही के ध्यान सही से नहीं देते हैं तो वहाँ से कीट जो है हमारा खेत में आता है। जब रोपाई करते हैं तो पौधा बहुत ही कोमल रहता है, छोटा रहता है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा छिड़काव भी नहीं कर सकते। तो उस समय हमको ध्यान देना है कि प्रबंधन कैसे करें बिचड़ा में, कि जिससे कि आपको मच्छरदानी लगा के करें कि कीट के संपर्क में नहीं। उसके बाद दूसरा है कि जब आप रोपाई कर दिए हैं तो रोपाई करने के बाद आप जो प्रतिदिन जो है बैगन के खेत में मूल्यांकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो खेत में देखें कि कहीं पर कुछ उस तरह का कीट तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी जो है कैटरपिलर जो बोलते हैं, पत्ती, कोई पौधा के पत्ती के नीचे जो है पूरा जाल बनाए हुए रहता है। सभी पौधा में नहीं रहता है, सभी पत्ती में नहीं रहता है। तो उस तरह का जब आपको लक्षण दिखाई पड़े तो उसको आप काट करके हटा दें और इस सब करें। उसके साथ साथ जो है नीम का खली का प्रयोग करें खेत में, जिससे कि है आपको कीट जो है नीम के प्रभाव से जो है कीट कम आएगा। उसके अलावा अभी एक क्रॉप गार्ड करके चला हुआ है,
जो पीले रंग के और नीले रंग का प्लास्टिक आता है, उसमें जो है जेल लगा दिया जाता है चिपकने वाला। तो अपने खेत में जब हम बैंगन का रोपाई किए हैं उस समय अगर उस तरह का क्रॉप गार्ड को 1 एकड़ में 50 प्लास्टिक लगता है और उसका खर्चा मात्र आपको 850 से 900 आता है। उस तरह के प्लास्टिक को जब हम अपने खेत में लगाते हैं तो शुरू में जो भी कीट बैस कीट आते हैं वह जो है पीले रंग पर और नीले रंग पर आकर्षित होते हैं। वहाँ पर जाकर के जब चिपक, क्योंकि वहाँ पर चिपा पदार्थ लगा हुआ है, जब उनके संपर्क में जाते हैं तो वहाँ चिपक जाते हैं और वहाँ से वो छूट नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो मर जाते हैं। मरने से क्या होता है कि उनका संख्या कम होता है, उनका प्रजनन कम होता है, तो कीटों का नियंत्रण हो जाता है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे क्या होगा कि बैंगन में जो कीट प्रबंधन आसानी हो गया। अब रही बात कि आपको जो कीट आ गया उसका नियंत्रण कैसे करें, तो गर्मी और बरसात के दिनों में जो मुख्य इसका दुश्मन है तना छेदक या फल छेदक कीट, तो गर्मी में बरसात के दिनों में जो है तना एवं फल छेदक कीट का प्रकोप जो है ज़्यादा होता है। तो उस समय आपको देखना है कि जब तना में कीट आ जाए तो आप जो है उसको काट करके हटा दें और ऐसे नहीं फेंकें। अगर ऐसे फेंकेंगे तो फिर बैस तितली बनकर उड़ेगा, फिर आपके खेत में आकर के अंडा देगा। तो उसको चाहे तो मिट्टी के में ढक दें या जला दें। उसके बाद जो है तना एवं फल छेदक कीट के लिए 2-3 मुख्य दवा है, जैसे कि लार्मिन है। अगर लार्मिन का आप छिड़काव करते हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर आप फेम एक दवा है या कोराजेन है, दोनों में से कोई भी दवा जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। लेकिन कोई भी दवा आप जब छिड़काव करें तो कम से कम 15 दिन के अंतराल पर तना छेदक एवं फल छेदक का नियंत्रण के लिए, क्योंकि आप अगर तुरंत दवाई डालेंगे और उसका असर जो है 15 से 20 दिन के बाद दिखाई पड़ेगा। होता क्या है कि किसान भाई आप दवाई डालते हैं, उसके बाद तुड़ाई करते हैं तो लगता है कि नियंत्रण नहीं हुआ है, तो पुनः आप उसमें दवाई डालना शुरू कर देते हैं। उससे आपका उत्पादन भी घटता है, फूल झड़ता है उसके साथ साथ जो है आपको जो है लागत भी खेती का ज़्यादा आता है। उसके अलावा जो रस चूसने वाला कीट है जैसे थ्रिप्स है, एफिड्स है, उनके लिए जो भी आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, कन्फिडोर है, रोगर है, उसको अगर छिड़काव करते हैं, कन्फिडोर का जब आप छिड़काव करेंगे तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। जब रोगर का आप छिड़काव करेंगे तो 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से जो है आपका नियंत्रण हो जाएगा रस चूसने वाला कीट का। अभी जो है हम लोग रासायनिक करते जो है, एक तो हम अपना खेती का लागत को बढ़ा दिए हैं और दूसरा जो है कि हमारा मिट्टी भी उससे प्रभावित हो रहा है। साथ साथ जो फसल आपका जो फल निकल रहा है और जो उसको खा रहे हैं वह भी बीमार पड़ रहे हैं। तो हमको धीरे धीरे जो है जैविक की ओर आना होगा। लेकिन जैविक में भी जब बात करते हैं तो पहला जो है कि जैविक हम बाज़ार पर निर्भर नहीं रहें, हम जैविक जो है दवा जो है खुद बनावें। जैसे कि आप नीम का ले लेते हैं कि नीम का बीज बिनोला जो बोलते हैं उसका जो है आप जमा कर लें, उसको पाउडर पीस करके बना लें और 1 लीटर पानी में 40 ग्राम जो है उस पाउडर को मिला करके और रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। फिर उसका जो है सुबह जो है उसमें पानी मिला करके छिड़काव अगर करते हैं तो उससे होता है। उसके साथ साथ किसान भाइयों कुछ गौमूत्र से, नीम के पत्ता से, लहसुन और मिर्च से भी जो है दवा बन रहा है, जो आप अगर चाहेंगे तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह से अपने गाय के गौमूत्र और गोबर से जैविक कीटनाशक बना करके आप जो है फसल में कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। देखा किसान भाइयों, धनंजय जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बैगन के फसल में कीट एवं उसके प्रबंधन के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि धनंजय जी द्वारा बताए गए तकनीक को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। कैसी रही जानकारी? जी हाँ, लाभप्रद है ना? यदि हमारे दी हुई जानकारियों पर आप अमल करेंगे तो बिल्कुल सफल किसान बनना तय है। अब बाकी है पते की। जी हाँ, फटाफट कागज़ और कलम लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।